नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आपको मालूम है कि उसामा शहाब पर 2 मामले सिवान में दर्ज हैं और एक मामला मोतिहारी में भी दर्ज है। आपको बता दें कि मोतिहारी में जो मामला दर्ज है वो पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, यानी कि उसामा शहाब की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं उसामा शहाब। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उसामा के वकील शर्जिल जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो शर्जिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज पर। थैंक यू वेरी मच जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे शर्जिल आपसे कि मोतिहारी में जो मामला है उसामा पर, जिसमें उन पर एफआईआर भी हुई है, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या कुछ है। देखिए, ये पॉलिटिकल वेंडिक्टिव गेम है। ये एक स्टेज ड्रामा करके उनके संबंधियों के आपस में ज़मीन विवाद है, पुश्तैनी रही है, जिसको लेकर कुछ केसेस भी चले हैं और अभी भी चल रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में सब जुडिस है, मैटर पेंडिंग है अभी। और इस विवाद को लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया है, फिर वहां से मामला रिवर्ट बैक गया। तो इसमें बेसिकली जो समधी हैं उसामा शहाब के, उनके भाई हैं इम्तियाज अहमद, जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं, अपने को क्लेम करते हैं वो। अच्छा। तो इनके अंदर जमीन विवाद है, और जो विवाद, जिस घटना की बात हो रही है, जिसमें उसामा के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च हुआ है, वो 1 अगस्त 2023 के शाम का समय है, 5:20 5:25 के समय में। जो एफआईआर की कॉपी अगर आपके पास उपलब्ध है, मैंने तो उसको पढ़ा है। उसमें घटना का क्रम ये बताते हैं कि लोग आए, कई गाड़ियों से, सैकड़ों लोग थे, उन्होंने धमकाया उसामा साहब ने, और धमकाने के बाद कहा, फिरौती की मांग की, और मांग करने के बाद अंधाधुन गोली चली, कार्बाइन से चली। ठीक है। उसामा शहाब साहब के जो बहनोई हैं, डॉक्टर सैयद मोहम्मद शादमान, उनके ऊपर भी आरोप ये लगा कि उन्होंने राइफल से गोलियां चलाई हैं। ठीक है। मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बता दें कि पारिवारिक संपत्ति विवाद है, जिसके केसेस चल रहे हैं, हाईकोर्ट तक ये केस गए हैं और अभी भी वहां पेंडिंग है अपील वगैरह। उसमें हाईकोर्ट ने, जस्टिस श्रीवास्तव साहब की बेंच ने एक जजमेंट पास किया था, जिसमें रिसीवरशिप और कस्टोडियन लेगिस अपॉइंट किया था इम्तियाज अहमद साहब को। ये विवाद इनकी बड़ी बहन के द्वारा किया गया था, वाद लाया गया था न्यायालय में, और उनके रिसीवरशिप से, वो उनके हरकतों से संतुष्ट नहीं थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2011 को एक सिविल अपील नंबर है 8352 के अंदर एक ऑर्डर पास किया, जिसमें सैयद इफ्तिखार अहमद साहब को रिसीवर अपॉइंट किया, सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे जो पटना हाई कोर्ट ने किया था इम्तियाज साहब को। ठीक है। तो उसके बाद से लेके अभी तक वो कस्टोडियन लेगिस और रिसीवर है वो सारी प्रॉपर्टी के, जो सब्जेक्ट मैटर है कोर्ट के अंदर। और उसमें किसी भी पक्ष का अभी शेयर और स्थान निर्धारित नहीं हुआ है कि किसका कौन सा पार्ट है। एफआईआर का अगर आप देखेंगे तो उसमें कहता है कि मैं अपनी जमीन पे, एफआईआर का इन्फॉर्मेंट जो सैयद फरहान है, वो ये कहते हैं कि मैं अपने जमीन पे निर्माण कर रहा था। ठीक है। पहला तो प्रश्न ये उठता है कि जब निर्धारित ही नहीं कि कौन किसके हिस्से में जमीन है, कोर्ट के द्वारा मामला लंबित है, तो अपने जमीन पे कैसे? बेसिकली इससे पहले भी पृष्ठभूमि है कि तरकुलुआ एक गांव है जिसमें इनकी आपस की जमीन है। ये सैयद फरहान अहमद, इम्तियाज अहमद, इन लोगों ने मिलके सैयद इफ्तिखार अहमद के हिस्से की जमीन बेचा। परिवार के नाम सम्मान को लेकर वो चुप रहे, तो इससे इनका मन बढ़ा, और हमेशा इस फिराक में ये लोग रहे कि वो मोतिहारी में जब अनुपस्थित रहे, तब इसके पीछे बेच खोज और कब्जे का काम करें। इसी क्रम में सैयद इफ्तिखार अहमद 23 जुलाई 2023 को दिल्ली आए। शर्जिल जी, जो भी मामला आपने समझाया है, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि उसामा पर एफआईआर तो हो गई है, और सबसे पहले उस एफआईआर पर भी हम आएंगे। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं उसामा साहब पर, कितनी धाराएं लगाई गई हैं उसामा साहब पर? देखिए, टोटल मिला के 12 धाराएं हैं। 12 धाराएं उसामा साहब पर लगाई गई है। क्या आप हमें बता सकते हैं वो कौन कौन सी धाराएं हैं? एफआईआर कॉपी आपके पास भी उपलब्ध होगी। हाँ, हमारे पास है जी। एक धारा है 441 है आईपीसी,
423, 323, 324 है, ठीक है 341 है, 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर, जी 384 है, 427 है, ठीक है 504, 506 और 534 120 बी के साथ। ठीक है यहाँ पर वकील साहब जितना हम समझते हैं कानून को उतना है कि 307 काफी होती है बेल याचिका को खारिज करने के लिए कोर्ट की तरफ से। अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब ये वो धारा है जो उसामा साहब की मुश्किलों में इजाफा कर सकती है। देखिए किसी सिर्फ बात समझने की ये है कि उस बात सिर्फ उसामा साहब की नहीं है, ये बात कोई भी एक आम नागरिक के विरुद्ध लगती है तो ये संगीन धाराएं हैं। लेकिन जब ये धाराएं लगती हैं तो ये दायित्व होता है पुलिस विभाग का कि इन संगीन धाराओं का निष्पक्ष होकर जांच करें, वन साइडेड नहीं करें, ठीक है। और आरोप प्रत्यारोप तो जीवन में लोगों के लगा रहता है, उसी क्रम में ये आरोप उसामा साहब पे लगा है। अब सवाल ये है कि जो एफआईआर का कंटेंट्स आप देखेंगी उसमें ये बताया गया है, लिखित दिया गया है कि उसामा साहब अपने लोगों के साथ आए, फिरौती की मांग की और फिर गोली चली। ठीक है तो मेरा प्रश्न ये है कि उसामा साहब जब दिल्ली में जो बंदा उपस्थित नहीं है, वो कैसे स्पॉट पे खड़ा होके अपने लोगों को कह सकता है? ये तो आरोप है ना, निराधार आरोप है। वकील साहब आप ये कह रहे हैं कि उसामा साहब उस दिन मोतिहारी में थे ही नहीं? देखिए उसामा साहब दिल्ली में ईरोज होटल है न्यू जी नेहरू प्लेस के अंदर, उसके अंदर वो वहां पे उनकी एंट्री एग्जिट है। प्लस पुलिस को तो अनुसंधान में ये भी देखना है कि आप सीडीआर और साइंटिफिक आपके जो इन्वेस्टिगेशन का जो पद्धति है जी उसमें क्या उनकी उपस्थिति वो पर्टिकुलर स्थान और जगह और समय पे इंगित करती है कि नहीं। देखिए मैं अगर कैमरा में आप देख पा रही हो तो मैं ये ईरोज होटल का ये बिल दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें कैटेगोरिकली है कि टाइम ऑफ एंट्री और टाइम ऑफ एग्जिट उनका इसके अंदर है। ठीक है ये वाइटल पीस ऑफ एविडेंस है। दूसरा है कि ओसामा साहब दिल्ली में उपस्थित थे तो उसका आप सीडीआर रिकॉर्ड निकालिए, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि कौन सा टावर उनकी उपस्थिति को बता रहा है, दिल्ली का कि ये बाहर का, ये मोतिहारी का। वकील साहब यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, ये जो पूरा मामला सिवान में चल रहा है ओसामा साहब पर, यहाँ पर भी यही कहा गया कि ओसामा उस दिन वहां पर उपलब्ध नहीं थे, ओसामा दिल्ली में थे। बजाब्ते एक नंबर भी जारी किया गया है और कहा यह जा रहा है कि इसी नंबर से ओसामा साहब ने कॉल किया था और रंगदारी की मांग कर रहे थे। ये जो आप बता रहे हैं, ये जो पृष्ठभूमि आप यहाँ पर बता रहे हैं, वही पृष्ठभूमि सिवान वाले मामले में भी बताई जा रही है। देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उनका एक राजनीतिक पृष्ठभूमि उनके पिता, स्वर्गीय पिता की रही है, उनकी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि बन रही है। लेकिन वकील तो इसके अंदर लग रहा है कि दोनों मामला जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर सा होता चला जा रहा है। दोनों मामले में वहां पर भी कहा गया कि ओसामा साहब उस दिन मौका-ए वारदात पर नहीं थे, ओसामा साहब दिल्ली में थे। इस मामले में भी आप यही कह रहे हैं कि ओसामा साहब मौका-ए वारदात पर नहीं थे, वो दिल्ली में थे। लेकिन वहां पर एक और बात कही गई कि एक नंबर बाज़ाब्ता जारी किया गया, कहा गया कि इसी नंबर से ओसामा बात कर रहे थे। देखिए मैं यही का तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि ये तो अनुसंधान और जांच का विषय है पुलिस के लिए जी कि वो नंबर किसका है, वो नंबर किसके नाम से लॉट हुआ है। क्या वॉइस मैचिंग पुलिस ने करने की कोई प्रयास किया है कि एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया कि वो अपराधी है चूंकि उस पर एक आरोप लगा है, इस एंगल से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन लॉ ऑफ इक्विटी ये कहता है कि आप बराबरी के सिद्धांत पे, चूंकि किसी भी भारतीय नागरिक का फंडामेंटल राइट टू लिव एंड फ्रीडम इन्वॉल्व है, तो आप वन साइडेड आरोप के आधार पे किसी को अभियुक्त नहीं आप जो बना सकते हैं या उसको कन्विक्ट कर सकते हैं। ठीक है वकील साहब, ये भी हम जानना चाहेंगे कि अगर हम बात सिवान वाले मामले की करें तो वहां पर ओसामा साहब पर 10 धाराएं लगाई गई हैं। अगर हम बात मोतिहारी के मामले की करें तो यहाँ पर 12 धाराएं लगाई गई हैं। यानी कि ओसामा साहब की मुश्किलें जो है वो लगातार मुसलसल बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे वकील साहब कि सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर सिवान वाले मामले में ओसामा साहब को बेल मिल भी जाती है तो ओसामा की मुश्किलों पर विराम नहीं लगने जा रहा है, उसके बाद फौरन से मोतिहारी पुलिस उनको पूछताछ के लिए लेकर चली जाएगी। देखिए ये पुलिस का अधिकार है, लॉ के अंदर पुलिस को अधिकार दिया गया है कि कुछ आरोप हैं, एफआईआर लॉज है किसी भी स्थान पे, तो वहां की स्थानीय पुलिस उनकी कस्टडी ले सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन पुलिस को उस
अनुसंधान और जांच के दौरान ये देखने की आवश्यकता है कि जो धाराएं लगी हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, 441 लगा है आईपीसी का, जो कहता है क्रिमिनल ट्रेस पास की बात। तो जो जो बंदा मनुष्य आदमी वहां पे उपस्थित है ही नहीं है, वो क्रिमिनल ट्रेस पास कैसे करेगा? उसके लिए उसका फिजिकल प्रेजेंस रहना जरूरी है। और मैं तो ओसामा साहब का, जैसे मैंने दिखाया होटल्स का ये बिल, उनके एंट्री एग्जिट का, वहां स्टे का, ये तो साक्षात साक्ष्य है। इसको पुलिस को वेरीफाई करना चाहिए। पुलिस एक तरफा कार्रवाई जो है पुलिस को नहीं करनी चाहिए। और मुझे तो अभी तक ये नहीं दिखा है अभी केस में 1 अगस्त से लेके कि पुलिस न्यूट्रल होके और इम्पार्शियल होके कर रही है। वो एक अवधारणा बना लिया है किसी के बारे में जी, और अवधारणा के आधार पर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। निसंदेह संदेह होता है जी, संदेह हो रहा है। अब मैं आपको एक साक्ष्य और बताता हूँ। घटना स्थल पे जो सोशल मीडिया पे बाइट्स चले हैं, वीडियो बाइट वगैरह, उसके अंदर 3 गाड़ियां खड़ी मिली वहां, 2 इनोवा, 1 वैगन आर, जो ना कि विपक्ष के हैं, वादी और प्रतिवादी पक्ष में से किसी का नहीं है। तो क्या ये जांच का विषय नहीं होना चाहिए पुलिस को कि ये गाड़ी किसकी और किस पर्पज से इसमें यहाँ खड़ी है? वो 2 वैगन आर है। हमारा तो ये कहना है कि जो इन्फॉर्मेंट है एफआईआर का, उस षड्यंत्र के तहत इन गाड़ियों का उपयोग करके लोगों को लाया और ला के स्टेज ड्रामा करके मारपीट सारा कुछ किया। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उनकी संबंधी जो है ओसामा साहब के सईद इफ्तिखार साहब, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसीवर और कस्टोडियन लेगी अपॉइंट किया हुआ है 2011 से, उनके कस्टडी में है। तो क्या वो अपनी कस्टडी की चीज को जबरन उस पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे? साहब, ये समझ में आया कि आप बजाबते ये बात कह रहे हैं, एकदम खुले तौर पर ये बात कह रहे हैं कि ओसामा साहब को पर्पसली फंसाया जा रहा है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। ठीक है राजनीतिक षड्यंत्र है। ठीक है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी बात हिना साहब जी से भी हुई है इस मसले पर? क्या उनका भी यही मानना है कि ओसामा साहब को फंसाया जा रहा है? देखिए, ये प्रिविलेज टॉक होता है लॉयर और क्लाइंट और उनके फैमिली मेंबर्स के बीच में, बट निसंदेह जो हम तक इंफॉर्मेशन सूचनाएं आई हैं तो वार्तालाप के आधार ही पर है। मतलब आप जो बातें कह रहे हैं वो हिना साहब से बातचीत के बाद ही कह रहे हैं? ये बहुत सारे लोग हैं परिवार के, तो हिना साहब भी हैं उनमें। हम जानना चाहेंगे कि क्या उनकी माँ से भी आपकी बातचीत हुई है? निसंदेह हुई है, हमारी बातचीत हुई है और उनका भी यही कहना। अब उनका क्या है, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और एक अगर इंटेलेक्ट रखते हैं तो उसको आप उठाकर देखिए कि ये कहा गया कि कार्बाइन से गोली चलाया ओसामा साहब ने, उनके बहनोई मोहम्मद शादमान ने राइफल से गोलियां, अंधाधुन गोलियां चलाई। तो क्या अंधाधुन गोली चलेगी? सैकड़ों लोग हैं तो कैजुअलिटी किसी को नहीं होगी? क्या किसी को गोली नहीं लगेगी? ठीक है। और एक सेकंड, मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं कि इसके अंदर आप एफआईआर में देखेंगे कि इन्फॉर्मेंट ये कहता है मोहम्मद सैयद फरहान कि जी एक पिस्तल का खोखा मिला है। आरोप है अंधाधुन गोली, कार्बाइन और राइफल से चलने की खोखा एक मिलता है। तो ये गढ़ित और स्टेज ड्रामा है, फंसाने के लिए किया गया है। फंसाने के लिए जो है पूरी तरह से चीजों को प्रिपेयर किया गया, प्री प्लान किया गया। ठीक है शर्जिल जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरी सवाल होगा आपसे हमारा कि लगातार जिस तरह से मैंने शुरू में ही कहा कि सिवान में 10 धाराएं लगाई गई हैं, मोतिहारी में 12 धाराएं लगाई गई हैं। अब कैसे बचाइएगा ओसामा साहब को? क्या दलीलें पेश करेगा, कैसे बचाएगा? लग रहा है कि ओसामा की जो परेशानियां खड़ी हो रही है उस पर विराम लग पाएगा? निसंदेह लगेगा। हमारी न्यायिक प्रक्रिया में आस्था, अटूट आस्था है और न्यायालय हमारे निष्पक्ष जो है फैसला करती है साक्ष्य के आधार पे। दलीलें क्या? जो धारा हाशमी जी, दलीलें क्या दीजिएगा? कहीं दलीलें कमजोर न पड़ जाए आपकी। देखिए, दलील कोर्ट के लिए छोड़ दीजिए, यहाँ पे है दलील हम देंगे तो शायद हमारे ओसामा के चाहने वाले भी आपको सुन रहे होंगे, जो लोगों ने नारे लगाए हैं वो भी आपको सुन रहे होंगे, तो वो भी जानना चाहते होंगे कि पक्ष में जो आप दलीलें दीजिएगा वो कितनी मजबूत हैं। दलीलें क्या पेश कीजिएगा हाशमी जी? देखिए, बहुत सारी दलीलें हैं। एक दलील के बारे में सिर्फ बात करूंगा कि ओसामा की उस स्थान पे अनुपस्थिति ही सारे केस को फॉल्स करती है। ठीक है। और उसके लिए पुलिस को सारी चीजें को अनुसंधान करना होगा, जांच करना होगा डेप्थ में। आप वन साइडेड लूप होल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जिन लोगों ने
मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हाँ, हूँ। जिन लोगों ने ये गलत षड्यंत्र के तहत किया है, तो पुलिस को सघन जांच के बाद ठीक, उनके विरुद्ध फॉल्स केस करने की धाराएं लगानी चाहिए। 192, 93, 195, 230, बिल्कुल। 211, 212 में। हुँ, ये न्यायिक प्रक्रिया, पुलिस संस्था, सरकारी बिल्कुल, मशीनरी बिल्कुल। का आपने मिसयूज किया है। ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हाशमी जी। तो ये थे उसामा साहब के वकील, क्या कुछ बता रहे हैं, आपने भी सुना है। तो देखिए साफ-साफ कह रहे हैं कि हमारी दलील जो है वो पूरी तैयार है, तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। देखने वाली बात तो ये भी होगी कि उसामा साहब की मुश्किलें बढ़ती हैं या कम होती हैं, ये भी आने वाला वक़्त बताएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।